सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग पढ़ रहे थे मौर्य डायनेस्टी के बारे में, जिसमें हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। जो अर्ली हमारा है, जो एक क्लास जो है हमारा निकल गया है, यानी ये क्लास नंबर 11। तो आपने पहले के 10 क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप लोग वो जाके देख लेना। एंड यहाँ से भी आपको समझ में आएगा, बट एटलीस्ट आपको एक क्लास पहले आप नहीं देखना चाहते हो पूरा प्लेलिस्ट, तो आप एक क्लास पहले देख लेना, ताकि मौर्य वंश का आपको अच्छे से समझ में आए। बिकॉज इसमें टर्म्स जो कुछ आते हैं वो थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, तो आप लोगों के लिए देखना जरूरी है। सो जिन लोगों ने नहीं देखा है तो उनके लिए एक रिक्वेस्ट है सबसे, जो मैं हर वीडियो में ऑलमोस्ट कर रहा हूँ, बिकॉज कि ये 90% जो लोग देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना आप। बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्टिंग होता है, तो प्लीज़ कर लेना सब्सक्राइब। एंड जो है आगे जिन लोगों ने यदि प्लेलिस्ट ढूंढने में परेशानी हो रही है, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक मिल जाएगा जो प्लेलिस्ट का। यहाँ पे हम लोग जो क्लासेस के साथ साथ जो है कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसके भी प्रैक्टिस वगैरह की कर चुके हैं हम लोग, तो आप लोग जाके देख लेना। तो बात करें इस वीडियो में, तो हम लोग जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनके बारे में पढ़ चुके थे, उनके जो साम्राज्य विस्तार एंड बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़े थे उनके। लेकिन अब जो उनके जो मृत्यु के बाद जो उनका जो सक्सेसर थे वो थे बिंदुसार। एंड बिंदुसार जो थे वो अशोक के पुत्र थे। एंड इनके बारे में हम लोग को पढ़ना है इस वीडियो में। तो ये कब से कब तक जो है किंग बन के रहे थे, तो ये 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक के बीच में ये जो है वो किंग बन के रहे थे। एंड ये जो थे ये चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनके जो पुत्र थे, जैसे कि हम लोगों ने बात किया। एंड उनके उत्तराधिकारी थे, मतलब कि उनके मरने के बाद जो है वो यही राजा बने थे, जिसे वायु पुराण में भद्रसार और जैन साहित्य में सिंहेशन कह के, मतलब कि उनको एक टाइटल दिया गया है भद्रसार एंड जो सिंहेशन के। तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में भी देखा था, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनको भी टाइटल्स वगैरह मिले थे, तो उसी प्रकार से इनको भी भद्रसार एंड सिंहासन के नाम से जो है टाइटल मिला। एंड जो इन्हें जो एक यूनानी लेखक है वो इनको जो है जो अमित्रो चेटिस के नाम से जो टाइटल है वो दिए इनको। एंड इसका मतलब होता है अमित्र घात, यानी कि शत्रुओं का नाश करने वाला। बिकॉज हम लोग देख सकते हैं कि पिछले वीडियो में हमने देखा था उन्होंने उनके पास 2 लाख से ज़्यादा जो है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे उनके पास आर्मी थी। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा आर्मी था उनके पास। तो इसीलिए इनका जो है इसी के बेस पे इनको शत्रुओं को नाश करने वाला का टाइटल मिला। एंड यह जो है 298 ईसा पूर्व मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा। जैन ग्रंथ के अनुसार बिंदुसार की माता जो थी वो दुर्धरा थी। थेरवाद परंपरा के अनुसार वह ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। यानी कि जो पहले के जो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में तो अच्छे से पता नहीं, बट इसके बारे में लोगों को करना है कि वो है जो एक ब्राह्मण धर्म का अनुयायी थे। देखिए, अभी इन सब टॉपिक्स में बहुत ही ज़्यादा डिटेल वाले में हम लोग कितना भी ब्रीफ करेंगे तो थोड़ा आपको डिटेल में ही लगेगा, एंड कुछ नाम्स वगैरह के कारण आपको बोरिंग लग सकता है। तो आप लोग जितना ज़्यादा समझ सकते हो उसको समझो, एंड आप लोग दोबारा भी देख सकते हो। एंड आप लोग पिछले ईयर्स के जो क्वेश्चन अपलोडेड है हमारे चैनल पे, आप उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की या बनाने की कोशिश करो। एंड आप उसके लिए जो है आर्टिकल्स वगैरह पढ़ सकते हो। आर्टिकल्स बोले तो मतलब कि आप उस टाइम से कुछ सर्च करो गूगल पे एंड उसको अच्छे से पढ़ो, ताकि आपको क्वेश्चन राइटिंग का आंसर राइटिंग का सॉरी जो है आपको आइडिया मिले। एंड यदि आप लोगों ने यदि हमारा जो 1K है या 500, पहले मैं बता रहा हूँ 500 सब्सक्राइबर्स हो गए, तो हम लोग पार्ट 2 या पार्ट 3 दोनों में से किसी एक का करने वाले हैं स्टार्ट फिर से। एंड पार्ट 1 का हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। सो आप लोग जल्दी से करवा दो कंप्लीट। एंड इसके बारे में जो बिंदुसार के समय पे जो है पश्चिम एशिया का व्यापारिक संबंध था, बहुत बहुत ही अच्छा था। एंड जो वहाँ एक सीरिया देश है, सीरिया के जो राजा थे वो आए थे इनके दरबार में सबसे पहले, मतलब कि उन्होंने एक जो अपना एक दूत भेजा था जिनका नाम था डाइमिकस। एंड मिस्र के राजा भी जो है टॉलमी द्वितीय के काल में जो ये जो है डाइनोसियस नामक दूत जो राजदूत वो है वो मौर्य दरबार में बिंदुसार की राजसभा में आया था। एंड जो उनके टाइम पे है एक जो ग्रंथ लिखा गया दिव्य वादन, उनके अनुसार से जो बिंदुसार है उनके टाइम पे 2 विद्रोह हुए थे, जिनका कि जो मतलब कि इसको सॉल्व करने के लिए जो है जो पहली बार जो सुसीम एंड दूसरी बार अशोक को उन्होंने भेजा था। ये दोनों कौन थे? तो बेसिकली इन जो ये दोनों है अशोक एंड सुसीम जो है इनके पुत्र थे। एंड अशोक है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे, तो इनके बारे में हम लोग को अभी आगे थोड़ी देर में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो दिव्यदान के अनुसार अशोक अवंती का उपराजा था, यानी कि उनको भी एक
जो अवंती राज्य था उसका राजा बना दिया था बिंदुसार ने। एंड बिंदुसार की सभा में 500 सदस्य वाली मंत्री परिषद थी। आप समझ सकते हो कितनी बड़ी उनकी काउंसिल होगी, जिसका कि प्रधान जो था वो था खल्लाटक। इसका प्रधान था खल्लाटक। बिंदुसार ने 25 वर्षों तक राज किया। अंततः 273 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु के पश्चात किंग कौन बनेंगे? ऑब्वियसली हमारे अशोक प्रियदर्शी के नाम से, जिनको हम लोग जानते हैं, ये अशोक महान। तो ये थे बेसिकली इनके पुत्र। एंड उनकी मौर्य जो साम्राज्य है उनके बाद उनपे यही बैठे थे। एंड इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग कहानी है जो भी हम लोग इस वाले पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अशोक विश्व इतिहास के उन महानतम सम्राटों में जो सर्वोपरि स्थान रखते हैं वो, जिन्होंने अपने युग पर अपने व्यक्तित्व की छाप दी तथा जो भावी पीढ़ियां हैं जिनका नाम अत्यंत श्रद्धा एवं कृतज्ञता से स्मरण करती है। क्या आप लोग पहले से जो प्रियदर्शी अशोक के बारे में जानते थे या नहीं जानते थे? आप लोग कमेंट करके बताना। फिर अशोक के प्रारंभिक जीवन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अशोक के बहुत से अभिलेख मिले हैं, जिससे कि हम लोग उन्हें उनके जो है प्रारंभिक जीवन के लिए मुख्यतः बौद्ध साक्ष्यों, दिव्य वादन तथा सिंहली अनुश्रुतियों पर ही निर्भर करना पड़ता है। इनसे ऐसा पता चलता है कि अशोक हैं जो वो अपने पिता के शासनकाल में अवंती का उपराजा थे। हम लोग यहाँ पे बात किए। बिंदुसार की बीमारी जो है का समाचार सुनकर वह पाटलिपुत्र आए थे। एंड सिंगली अनुश्रुति से पता चलता है कि उन्होंने जो अपने 99 भाइयों की हत्या की थी, बिकॉज वो सबसे छोटे थे, तो उन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या करके वो खुद किंग बने थे। परंतु जो उत्तराधिकार के इस युद्ध का समर्थन है स्वतंत्र प्रमाणों से नहीं होता है। मतलब इन्होंने कब मारा, कैसा मारा, उसका कोई जो एविडेंस नहीं है। बौद्ध ग्रंथ के जो अशोक को बौद्ध होने से पूर्व के जीवन को हिंसा, अत्याचार तथा निर्दयता से युक्त बताने के कारण उनको जो है जो पहले मतलब कि बहुत ज्यादा हिंसा वगैरह किए थे। आप समझ सकते हैं 99 खुद के भाइयों को मारना कितना ज्यादा एक जो है हिंसा का काम है। या अदर लोग हों तो मे भी कर सकते हैं, बिकॉज उस टाइम पे ये सब कॉमन था, बट अपने 99 भाइयों को मारना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो इसी कारण उनको जो चंड अशोक के नाम से फेमस मतलब उपाधि दिया गया था, चंड अशोक। एंड उसके बाद जो है जो अपने लास्ट फेज ऑफ लाइफ में वो बौद्ध धर्म जो है अपना लेते हैं। जो दिव्य वादन है उसमें जो अशोक की माता है उनका नाम जो जो मेंशन किया है वो मिलता है जो शुभदांगी। उसके बाद जो कि एक चंपा, एक कोई राज्य गणराज्य होगा, उसमें जो वहाँ की एक ब्राह्मण की कन्या थी। दक्षिण परंपराओं के अनुसार उन्हें जो है धर्मा कहा गया है, जो प्रधान रानी थी। कुछ विद्वान उसे जो सेल्युकस की कन्या बताते हैं, सेल्युकस निकेटर जिनके बारे में हम लोग ने पढ़ा था अभी, उनकी कन्या बताते हैं। परंतु इस विषय में निश्चित कुछ भी कहना कठिन है, यानी कि मतलब इसका कुछ भी जो एकदम से ठोस जो एविडेंस बोलते हैं वो नहीं है। सिंहली परंपराओं से ज्ञात होता है कि उज्जैनी जाते हुए अशोक जो है विदिशा में रुका, जहां उसने एक श्रेष्ठी की पुत्री जो थी उनके नाम था देवी, उनसे विवाह कर लिया। एंड महाबोधि वंश के उसका नाम जो है बेदिस महादेवी रखा मिलता है तथा उसे शाक्य जाति का बताया गया है। शाक्य भी एक क्लैन था, यानी एक डायनेस्टीज थी, उसी का को बताया गया। तो उसी से जो है अशोक के 2 संतान हुए थे, महेंद्र एंड संघमित्रा, जिसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में जब बुद्धिज्म की बात कर रहे थे तो हम लोग ने पढ़ा था कि जिसको कि जो अशोक हैं उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका की तरफ भेजा था। एंड दिव्यदान में उनके मतलब पतली वगैरह का भी जो इंस्क्रिप्शन है वहाँ का जो उसमें जो मिलता है मेंशन, तो उसमें जो उस लेख में जो केवल उनकी उसकी पत्नी जो है उनका का नाम था कारुआकी का ही नाम है, और जो कि तीवर की माता थी। दिव्यदान में उन जो उसके 2 भाइयों सुसीम और विगतशोक जो है नामक 2 अन्य भाइयों का भी उल्लेख मिलता है। बौद्ध परंपराएं या बौद्ध जो साहित्य है उनके माने तो मतलब कि जो ये बताया गया है कि जो जो अशोक थे वो 99 भाइयों को जो मारे थे, तो वो उसमें एक बड़ा फैक्टर ये भी था कि जो वहाँ के अमात्य थे यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो थे उन सभी को मिला करके जो है जो एक बना करके उन्होंने जो है राजगद्दी हासिल की थी। एंड इतना खून खराबा करने के बाद जो है राजगद्दी प्राप्त होने के पश्चात जो अशोक जो है उनको अपनी आंतरिक स्थिति सुदृढ़ करने में 4 वर्षों का समय लग गया से उभरने में। एंड इसी कारण जो है उनका जो राज्यारोहण यानी कि जो राज्याभिषेक जो होता है वो 4 वर्षों के बाद हुआ, जो कि 269 ईसा वर्ष पूर्व में हुआ था। जो अशोक जो है वो 273 ईसा पूर्व में जो मगध के सिंहासन पर बैठे। एंड उनको जो कुछ टाइटल्स वगैरह या उनको कुछ नाम से बुलाया गया प्यार से, तो वो था देवनाम पिया, फिर था हमारा देवना पियादसी यानी देव को प्यारा, एंड राजा आदि उपलब्ध जो उपाधियां हैं उनसे संबोधित किया गया।
मास्की तथा गुर्जरा में जो लेखों में है, उनका नाम अशोक ही मिलता है। पुराणों में जो अशोक वर्धन कहा गया है, मानी कि बहुत जगह पे उनको डिफरेंट डिफरेंट नाम से बुलाया गया है। फिर हम लोग को बात करना है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट युद्ध, कलिंग का युद्ध एंड उसके परिणाम के बारे में। तो अपने जो जब से उनका जो राज्याभिषेक हुआ, उसके बाद अपने जो पिता की जो जो विजय नीति थी, उसको जो कि उन्होंने जारी रखा। एंड इस समय जो कलिंग के राज जो है, उसमें मगध साम्राज्य की जो प्रभुत्व दे रहा था, यानी कि उस टाइम पे जो हम लोग बात किए थे, बस कुछ ही जो ऐसे राज्य थे जो कि स्ट्रॉन्ग थे, यानी कि अच्छा इनफ स्ट्रॉन्ग थे जो कि मगध राज्य को चुनौती दे सके। तो उनमें से एक था जो कलिंग था। एंड जैसे ही मतलब कि फिर जो कुछ जो हिस्टोरियंस हैं, जैसा कि यहाँ पे रोमिला थापर का जिक्र किया गया है, उनका कोई विचार है कि जो ये जो उस समय पे जो मगध था, वो एक अच्छा ही बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट एक एरिया था, जो कि ट्रेड के अकॉर्डिंग से। तो वही व्यापार के कारण जो ये है, इन दोनों के बीच में थोड़ा टेंशन वगैरह चल रहा था। तो जो अपने जो जब से इनका राज्याभिषेक हुआ, उसके जो 8वें वर्ष ही, यानी कि 261 ईसा पूर्व में, उन्होंने जो कलिंग है, उसके विरुद्ध जो युद्ध छेड़ दिया, यानी दोनों के बीच जो है लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई। उसके बाद जो हुआ वो हुआ था हमारा जो कलिंग का युद्ध है। वो जो कलिंग है वो कहाँ है, तो कलिंग का प्राचीन जो राज्य है वो दक्षिणी उड़ीसा में स्थित है, यानी उड़ीसा में स्थित है कलिंग जो है वो। ये भी इम्पोर्टेंट है। एंड जो ये वाला जो 13वां अभिलेख है, ये भी इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। तो ये युद्ध जो था वह बहुत ही ज्यादा मतलब कि एकदम से खतरनाक वाला युद्ध था। एंड जिसमें कि बहुत ज्यादा लोगों की जो है जाने गई थी। एंड जो कुछ जो लिटरेचर्स हैं, उनकी माने तो इसमें जो है 1,50,000 जो है वो लोग जो को बंदी बनाया गया था, उतने सारे लोगों को। एंड जो है कि 1 लाख से ज्यादा लोग जो थे, उसमें उनकी हत्या हो गई थी। एंड इनसे कई गुना ज्यादा है जो इसमें मारे गए थे। मतलब समझ रहे हो, इसमें जो मर्डर हुआ था इतने लोगों का, एंड इसमें जो कई लोग हैं जो मारे गए युद्ध लड़ते समय में। एंड इतना सब कुछ देखने के बाद जो क्रूर जो बोल सकते हैं हम लोग अशोका को, जो पहले थे, क्योंकि उन्होंने जो अपने 99 भाइयों का जो वो हत्या की थी, जो उनके जो हर्ट का जो सॉफ्ट कॉर्नर होता है, उसको मतलब कि उनको जो है इन सब देख के बहुत बुरा लगा। एंड उसके बाद जो है ये सब वो छोड़ना चाहते थे। एंड वो इसके बाद जो है एक नया युग आता है, जो होता है शांति का, जो सामाजिक प्रगति का एंड धार्मिक प्रचार का। एंड यही से है वो जो अशोक है हमारे, वो बुद्धिज्म को अपना लेते हैं। तो अशोक का साम्राज्य विस्तार, तो इस वाले टॉपिक में बेसिकली आपको खुद से पढ़ना चाहिए। तो आप लोग वीडियो को पॉज करो एंड ये जो है वो पढ़ सकते हो आप लोग खुद से। एंड जैसे हमारा पूरा जो सिलेबस कंप्लीट होगा, तो इसका जो पीडीएफ मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को प्रोवाइड कराने का। जो बुक है, जिस बुक एंड जो आर्टिकल्स हम फॉलो कर रहे हैं, कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, वो सब मैं भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, यदि मेरे साथ जो मेरे पास है ये लोग एक साथ हों तो। सो डेफिनेटली इसमें जो है बहुत सारे जो प्लेसेस वगैरह का नाम होगा, बिकॉज जिन जिन जगहों पे इन्होंने अपना साम्राज्य का विस्तार किया था, वो सब सारे इसमें जो है मेंशन रहेंगे। तो असिक के जो बहुत सारे शिला अभिलेख मिलेंगे, उसके उससे ही हम लोग को ये जानकारी मिलता है कि इनका जो राज्य था कहाँ से कहाँ तक था। तो इसमें जो कुछ जो दो स्थानों पे उत्तर पश्चिम भारत में दो स्थानों पे जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं, उसके अनुसार से जो पहला जो पिशावर जिले में स्थित जो सह, सहवाजगढ़ी जो है, तथा हजारा जिला है, जो कि कहाँ स्थित है, तो मानसहेरा में। इसके अतिरिक्त जो कंधार, मतलब यहाँ पे बहुत सारे जो कुछ यहाँ पे जगह के नाम दिए गए हैं, यानी कि साम्राज्य में हिंदू कुश, उनके उनके साम्राज्य में हिंदू कुश जो है एरिया, जो हेरात का भी बोला जाता है, आर्किशिया या पहले कंधार के नाम से जाना जाता था, तथा जेड्रोसिया, ये सब जो है इन्हीं के जो राज्य में सम्मिलित थे। जैसा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनमें उन्होंने काबुल वगैरह का हिस्सा है उसको अपने राज्य में मिलाया था। उसी तरह जो है अशोक के बारे में जो वर्णन मिलता है, उसमें जो कि जो अशोक के साम्राज्य में जो है अफगानिस्तान एक बड़ा भाग, यानी अफगानिस्तान का एक बड़ा भाग है, वो भी इसमें सम्मिलित था। उत्तर भारत में जो एक कालसी नामक जगह है, जो कि कहाँ है, तो देहरादून के जिले में है, देहरादून जिले में। एंड उससे उसका शिलालेख मिलता है। फिर रुम्मेदई तथा जो निगलीवा के स्तंभ के लेखों से जो पता चलता है, उससे यह पता चलता है कि उत्तर में हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र, यानी कि नेपाल जो का जो भाग है, तराई वाला भाग, उसका जो है उनके जो एक साम्राज्य का वो अंग था। तो उसी तरह से यहाँ पे बहुत सारे प्लेसेस वगैरह के नाम दिए गए हैं। तो आप लोग को खुद से वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से पढ़ लो, ताकि आपको खुद से पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एंड जो ब्रीफली एक्सप्लेन करने लायक मैंने बता दिया है। सो आगे चलते हैं हम लोग। तो ये भी जो है, ये वाला पोर्शन भी है, वो भी उन्हीं के पार्ट का है।
यानी कि साम्राज्य विस्तार के पार्ट का। तो फिर इसमें भी हम लोग कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है जो 13वें शिलालेख में अशोक के राज्यों की सूची इस प्रकार मिलती है, यानी ये जो है वो इनके राज्य में थे उस टाइम पे, जो इनका साम्राज्य था उनके कुछ इंपॉर्टेंट राज्य थे। तो उसमें है यौन, कंबोज, कंधार, रठिक, भोजक, प्रीतिनिक, आंध्र नामक नामक भी एक जगह है, नम जो नाम पम्मी है, परिमिदिस आदि, ये सब जो है इनके राज्यों की सूची है। और इसमें जो कुछ और भी इंक्लूडेड हैं जो कि है यौन अथवा यवन, कंबोज और गंधार प्रदेश, जो जो उत्तरी पश्चिमी जो सीमा है उसमें स्थित थे। एंड पश्चिम में कठियावाड़ में जो जूनागढ़ नामक जगह है, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस वगैरह मिले हैं अशोक के लिए। तो वहाँ के समीप जो गिरनार पहाड़ी है तथा उसके दक्षिण में महाराष्ट्र के थाना जिले के सोपरा नामक स्थान पे जो है, वहाँ पे भी जो अशोक के हैं वो शिलालेख मिलते हैं। जैसा कि हम लोगों ने अभी बात किया कलिंग युद्ध में, कि जो उड़ीसा में जो कलिंग स्थान नामक जो जगह था, उसको जो अपने जो राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में यानी कि उन्होंने जीत लिया था, जिसमें बहुत ही ज्यादा कत्लेआम मचा था। फिर जो ह्वेन त्सांग है, ये एक चाइनीज ट्रेवलर है, उनके अनुसार से जो सम्राट जो है कुछ स्तूपों के बारे में बताते हैं। तो ये कुछ जो है वो अशोक के स्तूप है। एंड इन सभी जो अभिलेख है के प्राप्ति स्थानों से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसका साम्राज्य उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत यानी कि अफगानिस्तान से लेकर के जो है वो दक्षिण में कर्नाटक तथा पश्चिम में जो काठियावाड़ से लेकर पूरी बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत था, यानी कि ऑलमोस्ट पूरा इंडिया एंड अफगानिस्तान जो है इसका सारा पार्ट जो है वो इनके किंगडम में था। एंड बात करें इंडिया के, तो इंडिया भी हमारा पाकिस्तान है वो भी इंक्लूडेड था हमारे इंडिया में ही। एंड जो आज़ादी के बाद है उसका वो बंटवारा में वो अलग देश बन गया जिसका नाम पाकिस्तान रखा है। तो इसी प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा एक विशाल राज्य था, बिकॉज पूरे इंडिया जो महाद्वीप है उस पे पूरे के पूरे उन्हीं का राज्य था। उसके बाद देखना है हम लोग को मौर्य शासन प्रबंध के बारे में। तो मौर्य शासन प्रबंध में यानी इस मौर्य की शासन व्यवस्था के लिए विषय में जो कौटिल्य के शास्त्र तथा मेगस्थनीज जो है, जिसकी हम लोगों ने बात की थी पिछले के वीडियोस में, तो उन्होंने एक बुक लिखी थी इंडिका। तो इन सब के जो उदाहरणों से महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती हैं हमको किसके बारे में, तो मौर्य के शासन व्यवस्था के बारे में। तो पहली बार कौटिल्य के अर्थशास्त्र जो है उसमें ही हम जो है राज्य की स्पष्ट जो परिभाषा पाते हैं, जहां वह इसे 7 प्रकृतियों का समष्टि कहते हैं। इनमें सम्राट की जो है कूटस्थनीय होती है एंड राजा में जो सभी अधिकार एवं शक्तियां हैं जो निहित होती है, यानी कि सारी जो शक्तियां होंगी वो राजा के पास होगी। तो सम्राट जो है अपनी दैवीय उत्पत्ति में विश्वास नहीं करता था, फिर भी वह ईश्वर के प्रिय पात्र माना जाता था। पहले के जो किंग्स होते थे वो लोग माना जाता था, उनको भगवान का दूसरा रूप माना जाता था, यानी भगवान का बंदा भी माना जाता था कि भगवान के ही ये एक अवतार है, या ऐसा कुछ माना जाता था पहले के टाइम पे, उस टाइम पे। तो जो चंद्रगुप्त जो अशोक हैं उनके टाइम में ऐसा कुछ नहीं बोला जाता था। एंड फिर भी जो है लेकिन उसे जो ईश्वर के प्रिय पात्र माना जाता था, यानी कि ईश्वर को प्यारा माना जाता था उनको। फिर वह जो सैनिक, न्यायिक, वैदिक, जो वैधानिक एवं जो कार्यकारी मामले में सर्वोच्च अधिकारी था। यानी ये सब हम लोग किनके बारे में पढ़ रहे हैं, तो अशोक के बारे में। तो वह सेनापति का सबसे बड़ा सेनापति था, न्याय का प्रधान, न्यायाधीश, कानूनों का निर्माता तथा धर्म प्रवर्तक उन्हें कहा गया है। एंड वह जो है साम्राज्य के सभी महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करता था, यानी कि राजा ही सभी का जो है नियुक्ति करता था। एंड इस सब की साइड में रखा तो जो कौटिल्य है उनका मानना है कि जो राजा को प्रजा की शिकायतें सुनने के लिए सदैव सुलभ रहना चाहिए। तो यानी कि यहाँ पे मौर्य डायनेस्टी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, किसी स्पेशल के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। लाइक यहाँ पे सिर्फ अशोका या सिर्फ बिंदुसार या सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में नहीं, मतलब तीनों इंक्लूड किया गया है। चंद्रगुप्त बात करें मौर्य डायनेस्टी की तो सारे के सारे उसी में आ जाएंगे। तो उन सबको लिए हम लोग जो मिक्स करके बता रहे हैं। एंड जो सम्राट जो है वो राजधानी में रहता था तथा विशाल राजा प्रसाद है, यानी कि राजा का महल जो है उसमें निवास करता था। उसकी राजसभा ऐश्वर्य एवं शान शौकत से परिपूर्ण थी, बिकॉज बहुत ही ज्यादा धनी राज्य था एंड बहुत ही ज्यादा पावरफुल राज्य भी था। वह अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए विशेष ध्यान रखता था एंड वह सदैव शस्त्र अंग जो है सशस्त्र अंग रक्षकों से घिरा रहता था, यानी बॉडीगार्ड के साथ। इस प्रकार कौटिल्य की व्यवस्था में जो राजनीतिक एवं जो सामाजिक जीवन है उन सभी क्षेत्रों पर जो सम्राट का पूर्ण नियंत्रण होता था। एंड राजा जो राज्य के सप्तांग सिद्धांतों में वह सम्राट यानी जो राजा है उसी को ही सर्वोच्च स्थान प्रदान करता था। एंड राज्य के जो 6 जो अंग अमात्य, जनपद,
जो दुर्ग, कुश, बल, मित्र, सम्राट द्वारा ही संचालित हुए। जो इम्पोर्टेंट बॉडीज थे यानी इम्पोर्टेंट पार्ट्स थे जो कुछ जो कि मेंटेन किए जाते थे, वो सारे राजा के कंट्रोल में ही रहते थे। फिर प्रशासन व्यवस्था में हम लोग को देखना है अमात्य, मंत्री एवं परिषद के बारे में, जिसने अभी हम लोग बात किया। तो ये कौन थे ये लोग, उनके बारे में हम लोग देखना है। सो ऑब्वियसली ये सारे के सारे जो जो मिनिस्टर्स हैं, जो अमात्य, मंत्री तथा जो मंत्रियों को, परिषद को मंत्री परिषद बोला जाता है, तो ये सारे के सारे जो थे राजा की सहायता प्राप्त करने के लिए थे। यानी राजा को किसी भी चीज निर्णय लेना हो या कहीं भी युद्ध वगैरह, तो इनके मतलब कि कुछ अपने व्यूज वगैरह शेयर करते थे किंग्स के साथ। तो अमात्य किसका बोला जाता था? तो अमात्य उनको बोला जाता जो कि राज्य के सभी प्रमुख जो पदाधिकारी होते थे, उन सबको जो है अमात्य के नाम से बोला जाता था। एंड जो कुछ यूनानी जो लेखक है, उन्हें जो अमात्य को सभासद और निर्धारक भी कहते हैं। वे सार्वजनिक कार्यों में सम्राट की सहायता करते थे। एंड राजा अपने अमात्यों से जो सभी प्रकार की आकर्षणों पे परे होता था, एंड उसे मंत्री नियुक्त किया जाता था। ये मंत्री एक छोटी उप समिति के सदस्य होते थे, जिनको मंत्री मन मनित्रन कहा जाता था। ये थोड़े संस्कृत टाइप में जो वाक्य हो जाते हैं, वो थोड़े पढ़ने में थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, तो सॉरी, कहीं कहीं पे गड़बड़ी हो जाती है। बात करें जो मंत्रण जो होते हैं, ये सारे के सारे जो होते हैं बेसिकली जो राजा की सहायता के लिए होती थी। एंड कौटिल्य के अनुसार जो बड़ी मंत्री परिषद है, वो रखना राजा के अपने हित में होता था। एंड इसी उसी की जो मंत्री शक्ति है वो बढ़ती थी, यानी कि काउंसिल में मिनिस्टर्स ज्यादा होंगे तो ज्यादा एडवाइजेस अच्छे मिलेंगे एंड पावर भी आपकी बढ़ेगी। एंड अर्थशास्त्र है, उसमें हम लोग को देखा गया जो मंत्री परिषद है उसको एक वैधानिक आवश्यकता बताया गया, यानी कि राज के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया गया है। एंड उसके अनुसार जो है राजा केवल जब सबकी सहायता में ही संभव है, सिर्फ एक पहिया नहीं चल सकती। यानी कि जब कोई गाड़ी हो, तो गाड़ी में चलने के लिए सारी पहिए जरूरी होते हैं, यानी कि सारे पहिए टूट जाए एंड बस एक से चलते रहे। फिर जो केंद्रीय अधिकारी तंत्र है, यानी इसमें जो भी बहुत सारे जो पोस्ट होते हैं, उनके बारे में हम लोगों को देखना है। तो इनमें जो है जो अर्थशास्त्र में जो केंद्रीय प्रशासन का अत्यंत विस्तृत विवरण मिलता है। एंड शासन की सुविधा के लिए केंद्रीय प्रशासन अनेक भागों में बटा हुआ था। तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे 18 पार्ट्स हम लोग देख रहे हैं। मंत्री और पुरोहित, जो संहर्ता, जो संधिदाता, सेनापति, युवराज, प्रदेष्टा, नायक, जो कर्मकांडी, व्यवहारिक, मंत्री परिषद अध्यक्ष, दंडपाल, अंतपाल, दुर्गपाल, नागरक, फिर जो प्रशासता, व्यवहारिक, जो अंतवार्षिक एंड अर्विका। तो सबको आपसे पढ़ना है, कुछ इंपॉर्टेंट्स भी है, आपको याद भी रखना है। तो ये भी जो है ये मेंशन किए गए हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट जो मंत्रिपरिषद हैं एंड जो ऑफिशियल्स हैं, उनके पदों का नाम। इसको आपको वीडियो को पॉज करके देखना है, अदरवाइज ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाने वाला है। तो आप लोग जल्दी से वीडियो को पॉज करो एंड इसको अच्छे से पढ़ो। एंड ये वाला जो सेक्शन है हमारा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ना। यहाँ पे जो पोस्ट बताया गया है, पोस्ट को किनको बोला जाता है वो बताया गया। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है अकाराध्यक्ष है, तो अकाराध्यक्ष किनको बोलते हैं? जो खाने का अध्यक्ष थे। एंड फिर यहाँ पे है कोष्ठक आधाराध्यक्ष एंड कृपयाध्यक्ष, यानी कि ये जो थे वो वन तथा उनकी जो संपदा है उनका अध्यक्ष थे। उसी तरह से है यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट वगैरह हैं, उन्हीं के नाम से कुछ दिया गया है। उनका क्या काम होता था जो यहाँ पे क्वेश्चन में करके यहाँ पे दिया गया है। तो आप लोग ब्रैकेट वाले सबको अच्छे से पढ़ना है। फिर इसके आगे चलते हैं। इसके बाद जो हम लोग को देखना है वो है प्रांतीय प्रशासन के बारे में। तो प्रांतीय प्रशासन यानी कि इसमें जो बात किया गया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है, उनका जो बहुत ही ज्यादा विशाल साम्राज्य है, जैसा कि हम लोगों ने देखा है बड़ा जो पिछले वीडियोज में। तो इसमें जो अनुमान लगाया है कि जो इसका जो जो वो कई भागों में जो बंटवारा होगा, लाइक बहुत सारे, एक कोई जैसे कि हमारा देश है, देश के बहुत सारे राज्य हैं, उस तरह से इसको भी बहुत सारे प्रांतों में इसको जो है जो डिवीजन किया गया होगा। एंड इसकी कोई निश्चित संख्या हम लोग को मालूम नहीं है। बट जो उनके पोते थे, जो थे अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे अशोक, उनके जो कुछ अभिलेख मिले उनसे हम लोग को प्राप्त होता है कि ये जो 4 जगह हैं, ये जो कुछ मेन राज्य थे उस समय की। तो पहला था उदीचा, जिसको उत्तरापंथ बोलते थे, जिसको की जो राजधानी है, इसमें जो पश्चिमोत्तर प्रदेश सम्मिलित था, इसकी राजधानी जो थी तो तक्षशिला थी। तक्षशिला के बाद हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो फिर था हमारा अवंतीरण। तो इसकी जो राजधानी थी वो थी उज्जैनी। तो अवंती था उसका उज्जैनी है, उज्जैन का नाम जो राजधानी था वो था तक्षशिला। फिर हमारा कलिंग। कलिंग तो
जो राजधानी थी वो थी तोसील। एंड फिर दक्षिणापंथ, फिर इसके बाद आता है हमारा जो प्राच्य था प्राशी। तो इसकी जो राजधानी है वो पाटलिपुत्रा थी। एंड दक्षिणापथ की जो थी वो थी सुवर्णगिरी। तो इस प्रकार से इसके प्रांतीय शासन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद हम लोग को देखना है जो मंडल, जिला एवं नगर प्रशासन थे उसके बारे में। तो मंडल, जिला एवं नगर प्रशासन के बारे में हमें जो अर्थशास्त्र से पता चलता है, एंड अर्थशास्त्र के अनुसार में जिसमें कि लिखा गया है कि जो प्रतिष्ठा नामक जो अधिकारी है वो मंडल का प्रधान होता था। एंड अशोक के लेखों में इसी का प्रादेशिक कहा गया है। मतलब कि जो जो अधिकारी होते थे उनको बोला जाता था प्रादेशिक। एंड मंडल का विभाजन जो है वो जिले में होता था। एंड मंडल डिवाइड किया जाता था जिले में, एंड जिन्हें आहार या विषय कहा जाता था। एंड जिले के नीचे जो होते थे वो होते थे जिसमें कि 800 ग्राम होते थे। एक जिले के अंदर 800 गांव होते थे। एंड स्थानीय जो थे, स्थानीय के अंतर्गत दो जो है द्रोणमुख होते थे, जो प्रत्येक के 400 ग्राम होते थे। यानी कि जैसे डीएम वगैरह होते हैं उसी तरह से इसमें जो है द्रोणमुख है। जो दो द्रोणमुख के अंदर जो है 400 गांव, यानी कि टोटल एक 800 गांव होते थे। 800 को दो बार में डिवाइड किया गया था, यानी 400 गांव दो द्रोणमुख के अंडर होता था। एंड उसके बाद जो होता था द्रोणमुख के नीचे होता था वो होता था खारवटिक होता था। एंड खारवटिक के जो अंतर्गत है वो 20 संग्रहण होते थे, यानी कि उसके नीचे भी 20 संग्रहण, उसके अंदर भी 20 लोग थे। एंड इन संस्थानों के प्रधान न्यायिक, कार्यकारी तथा राजस्व संबंधी अधिकारी को उपभोग करते हुए युक्त नामक पदाधिकारी की सहायता से अपना कार्य करते थे। तो ये था कुछ जो मंडल, जिला एवं नगर प्रशासन के बारे में। फिर हम लोग आगे देखते हैं इसके। इसके बाद हम लोग को देखना है ग्राम प्रशासन के बारे में। तो जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी वो थी ग्राम। एंड ग्राम का जो अध्यक्ष होता था वो होता था ग्रामीणी। एंड जो ग्रामीणी होते थे वो जो है ग्रामवासियों द्वारा ही निर्वाचित होते हैं, या लाइक जैसे कि हम लोग अभी मुखिया के इलेक्शन वगैरह कुछ होता है उसी तरह से जो है वहाँ के गांव के लोग ही उनको निर्वाचित यानी चुनते थे। एंड अर्थशास्त्र में ग्राम वृद्ध परिषद का उल्लेख मिलता है, जिसमें कि जो गांव के प्रमुख व्यक्ति होते थे वो ग्राम शासन जो ग्रामीणी करते थे उनकी जो मदद करते थे वो। फिर हम लोग को देखना है न्याय प्रशासन के बारे में। तो वहाँ पे जो है मौर्य में एक तंत्रात्मक शासन में सम्राट जो है वो जो सर्वोच्च न्यायाधीश होता है, जैसे कि हमारा अभी सुप्रीम कोर्ट होता है। एंड इसमें जो है कि दो अन्य जो न्यायालय हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते थे, वो होता था धर्मस्थी एंड जो होता है कंटक कंटक शोधन। इन न्यायालयों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, फिर भी जो इनमें है सामान्यतः दीवानिया तथा फौजदारी न्यायालय कह सकते हैं। फिर हम लोग को देखना है गुप्तचर विभाग के बारे में। तो जैसे कि बात करें तो जो गुप्तचर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो किसी भी राज्य को अच्छे से सेफ रखने के लिए, दुश्मनों के बीच से सेफ रखने के लिए इनका एक अच्छा खासा एक अपना इम्पोर्टेंस होता है। तो इनको एक जो अमात्य होते थे, अमात्य यानी कि कोई भी ऑफिसर होते थे उनके अधीन रखा जाता था। एंड जो महा एंड इनको जो है वो महामात्य परिषद कहा जाता था। एंड गुप्तचरों को अर्थशास्त्र में गुण पुरुष कहा गया है, यानी कि इनको जो बुलाया गया है गुण पुरुष के नाम से। एंड इन विभाग में जो वो नियुक्ति किए जाते थे जिनके चरित्र की शुद्धता एवं निष्ठा की परीक्षा सब प्रकार से, यानी कि जो इसमें गुप्तचर जिनको बनाया जाता था उनको अच्छी तरह से उनके कैसे हैं मतलब उनकी जो परीक्षा ली जाती थी। उसके बाद में हम लोग को देखना है भूमि एवं जो राजस्व उसके बारे में। तो मौर्य प्रशासन में जो कृषि को बहुत ही ज्यादा विशेष एक ध्यान दिया गया जो कृषि है उसके तरफ। एंड जो जितना ज्यादा हो सके उतना भूमि को जो वहाँ के जो लैंड थे उसको जो कृषि के योग्य बनाया गया। एंड भूमि पर राज एवं कृषक दोनों का अधिकार होता था, यानी कि राजा का भी इस पे राज अधिकार होता था एंड जो किसान होते थे उनका भी अधिकार होता था। फिर है राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी जो है वो सीताध्यक्ष कहलाता था। एंड जो दासों, बंदियों, कर्मचारियों कर्मकारों एवं इसे कृषि करवाता था, यानी कि जो वहाँ के जो लोकल जो नौकर वगैरह थे उन सबसे काम करवाते थे। एंड राज्य का जो आय जो प्रमुख स्रोत भूमिकर था। एंड यह जो सिद्धांत है उपज के 1/6 होता था, यानी कि जो टैक्स वगैरह लगता था वो 6 हिस्सा में बांटा जाता है, उसमें कि एक हिस्सा होता है राजा का एंड बाकी जो उसको उपजाते थे। फिर हमको देखना है सेना का प्रबंधन। तो मौर्य शासकों के पास जो अत्यंत विशाल सेना थी, हम लोग देखा था कि 2 लाख पहले थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे ही, लेकिन इसमें जो है 6 लाख जो पैदल सेना, 30 जो हजार है वो घोड़े पे रहने वाले यानी अश्वरोही, 9 हजार हाथी थे, सबब 8 हजार रथ थे। समझ सकते कितनी बड़ी आर्मी होगी। एंड जो सेना का प्रधान होता था वो सेनापति होता था। एंड उसके जो उसे 48 हजार पन वार्षिक वेतन वेतन दिया जाता था। सोच लो कितना ज्यादा है, 48,000। एंड युद्ध क्षेत्र में जो है सेना का संचालन करने वाला अधिकारी होता था वो नापक होता था। फिर हम लोगों को देखना है लोपकारी कार्य। लोपोपकारी कार्य यानी लोगों की भलाई के लिए किए जाने वाले कार्य।
तो मौर्य शासक जो थे अपनी प्रजा के भौतिक जीवन को सुखी एवं सुविधापूर्ण बनाने के उद्देश्य से अनेक उपाय किए। यातायात पाल की सुविधा, राजमार्ग बनाया गया वहां पे, एंड पश्चिम भारत में सिंचाई की सुविधा भी बहुत जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके समय पे ही करवाया गया था। एंड बहुत सारे झीलों का निर्माण, जो इतिहास का जो है प्रसिद्ध झील का निर्माण करवाया गया, जिसका कि नाम जो था वो था सुदर्शन। सुदर्शन नामक एक इतिहास प्रसिद्ध झील का निर्माण करवाया गया एंड कौटिल्य सिंचाई के साधनों की आवश्यकता पर जो बल देता था। और ये इस तरह से जो ये जो लोगों के उपकार के लिए, जो डेली लाइफ है उसको इजी बनाने के लिए इन लोगों ने बहुत कुछ काम किया। तो ये था हमारा मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य वंश के बारे में। एंड इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो मौर्य वंश है वो खत्म हो जाएगा। सो होप ये सेशन आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, एंड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप कहीं से पढ़ रहे हैं तो उसको कमेंट करना, ताकि और भी लोग इसको सॉल्व कर सके एंड उनको भी हेल्प मिले। एंड यदि आपने हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको और भी जो इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं आपको पास मिलती रहे आसानी से। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, हैव ए गुड डे।